Dear student, friend, follower, we start with the name of Almighty God, who is most beneficent, most merciful. In today's session, you people will learn about essay writing. I'll be teaching you about past paper, 2016 past paper, presses and essay writing. I teach you how to solve essays. I'll be teaching you what types of essay you need to write, especially in CSS class. So let's see. I've already told you there are four type of essay. If we talk about essay, there are four main types of essay. मैंने आपको बताया था कितने टाइप के ऐसे होते हैं, फोर टाइप के ऐसे होते हैं. पहला ऐसे कौन सा है? नैरेटिव ऐसे. कौन सा था? नैरेटिव ऐसे. अगर नैरेटिव ऐसे आ जाता है तो उसमें हमने मेन फोकस किस पे रखना है? क्यों अंसा, किसके ऊपर रखना है? हमारा मेन फोकस क्या होगा? हम इस पे मेन फोकस ये कि जैसे कोई स्टोरी नरेट करते हैं ना, आप ये समझ लें कि मैं एक स्टोरी जो है, टेल अ स्टोरी, यू टेल अ स्टोरी. आपने एक स्टोरी टाइप उनको लिख के देना है. उसके अंदर जो आपने स्टाइल यूज करना है वो ऐसे हो कि जैसे आप कोई स्टोरी नरेट कर रहे हो. आपने चीज़ों को नरेट करना है. वो कोई एक्सपीरियंस है, कोई इवेंट है, या वो कोई टॉपिक है, या वो कोई चीज़ है. सो इट विल बी काइंड अ नरेशन, इट विल बी काइंड अ नैरेटिव ऐसे. सो टेल अ स्टोरी. आपने इस तरह उसको एक्सप्लेन करना है, उसके अंदर एग्जांपल डालनी है, उसके अंदर कोई आपने सॉलिड आर्गुमेंट देने हैं, और प्लस आपने उन पॉइंट्स को, उन एक्सपीरियंस को, उन बुक्स से जो आपके रेफरेंस है उनको नरेट करने की कोशिश करनी. सो इट कैन बी अ टॉपिक, it can be experience, it can be any event, but you have to tell in the form of the story. It's a narrative essay, it's known as narrative essay. ये तो एक किस्म होगी, हमने इसके बारे में बड़ा डिस्कस किया था और मैंने एक एक बताया. मैं जस्ट आपको बर्ड आई व्यू दूंगा इसमें. दूसरा हमारे पास होता है डिस्क्रिप्टिव ऐसे. जब हम डिस्क्रिप्टिव ऐसे को लिखेंगे तो, और आपको मैंने शायद आपको बताया हो हमने कितने वर्ड्स लिखा, ये ऐसे लिखना है. ये जो ऐसे हमने CSS में, ये हमारे पास हमने जस्ट ऐसे ही लिखना है. कोई एक ऐसे लेना है और उसको लिखना है. मतलब हम ऐसा करेंगे कि कोई 5-6 टॉपिक्स जो है ना, जो बड़े प्रोमिनेंट है. फॉर एग्जांपल हम कोविड के ऊपर याद कर लेंगे, ठीक है. हम न्यूरोलॉजी के ऊपर यानी साइकोलॉजी के ऊपर कोई एक ऐसे कर लेंगे. हम एक ऐसे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे कर लेंगे, डिजिटल लर्निंग के ऊपर कर लेंगे. ये मैं ऐसे टॉपिक बता रहा हूँ कि हमने ये काम करना है. हम डिजिटल लर्निंग पे कर लेंगे, हम कंप्यूटर IT पे कर लेंगे, हम क्राइसिस मैनेजमेंट पे कर लेंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी मैनेजमेंट पे कर, एनर्जी क्राइसिस पे कर लेंगे, हम डेमोक्रेसी पे कर लेंगे. ये सारे मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, इन टॉपिक्स में ही आने हैं. हम जेंडर बायस पे कर लेंगे, हम फेमिनिज्म के ऊपर कर लेंगे. यानी ये वो टॉपिक्स हैं आंसर के जो हर दफा आते हैं. So these are very prominent topics and we will discuss about them. तो डिस्क्रिप्टिव ऐसे अगर हमें आ जाता है तो इसमें फिर हमने क्या करना है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे में जो आपका फोकस होगा, आप अपने माइंड में रखेंगे कोई स्केच, कोई एक्सपीरियंस, कोई पिक्चर. आप ऐसे देखें कि कोई पिक्चर है और मैं उसको डिस्क्राइब कर रही हूं. उस पिक्चर को हम फिर उसका क्या बताते हैं? प्रोज, कॉन्स, एक्सपीरियंस, रेट्रिक, और उसके साथ जो भी चीजें मिलती होंगी, जो हमने बुक से पढ़ी होंगी, अखबारों से पढ़ी होंगी, हम उन सारे कॉन्सेप्ट को, उन सब को ऐसे अरेंज करेंगे और उसके अंदर लाएंगे कोहेरेंस एंड कोहिजन. ये दो एलिमेंट्स जो हैं, कोहेजन्स और कोहेरेंस जो है, ये बड़े इंपॉर्टेंट है. आप अगर किसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, उसके अंदर कोहेरेंस नहीं है और कोहेसिवनेस अगर आप नहीं बना रहे, उसके अंदर कोहेसिव बनती किससे है? कोहेरेंस किससे बनती है और कोहेजन किससे बनती है? कोहेसिव जो होती है, ये वर्ड्स होते हैं जो मिलके जोड़ते हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की सेंस को जोड़ते हैं. बाज़ औक़ात किसी पैराग्राफ के अंदर कोहेसिव हो सकती है, कोहेसिवनेस हो सकती है, यानी वो कोहेसिव हो सकता है लेकिन कोहेरेंट नहीं होगा. अब व्हाट इज कोहेरेंस? कोहेरेंस का मतलब होता है कि जो शुरू से आइडिया आ रहा है वो एंड तक वो एक दूसरे के साथ मैच करते हैं, उसकी सेंस मैच करती है.
आप अगर कोहेरेंस नहीं बना रहे तो आपका ऐसे जो है वो जानदार नहीं बनेगा। यानी कुछ आइडिया आप इधर ले गए, कुछ उधर ले गए, मतलब आप डेमोक्रेसी के बारे में बात कर रहे हैं तो शुरू से लेके एंड तक उसके अंदर कोहेरेंस होनी चाहिए, उसकी सेंस आपको बताए कि बात डेमोक्रेसी की ही हो रही है। अंडरस्टैंड? कोहेसिव बनेगी। अब मैं कोहेसिव आपको बताता हूं किससे बनती है। कोहेसिव बनती है या कोहेजन बनती है इन चीजों से, मतलब ही, कोई प्रोनाउंस वगैरह आप यूज करते हैं, ठीक है, दैट, दिस, ये दूसरे को जोड़ते हैं ना एक दूसरे को, वन, ठीक है, देयरफॉर, ये सारे हम, ये कीवर्ड सारे, अब ये सारे वर्ड्स जो हैं क्या एक जो सेंस चल रही होती है वो उसको उसके साथ मिलाते हैं, फिर आगे मिलाते हैं, फिर आगे मिलाते हैं, फिर आगे बन रही है सेंस। यानी ही, दैट, दिस, दोज, देयरफॉर, ठीक है, दो, ये सारे जो हैं ये मिलके ये सारे, इनको कहते हैं कोहेसिव डिवाइसेस। ये क्या है? कोहेसिव डिवाइस। मैंने अभी बताया कि कुछ फिक्रे ऐसे हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐसे पैसेजेस हो सकते हैं, कुछ ऐसे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, उन पैराग्राफ के अंदर आपको कोहेसिव तो मिलेंगी, डिवाइसेस मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी वो कोहेरेंस नहीं रखते होंगे। आपने इन दोनों को मेंटेन करना है। अगर आप कोहिजन ले आएंगे तो कोहेरेंस भी बन जाएगी आसानी से। हमने इन दोनों को मेंटेन करना है कि जिसकी हम बात कर रहे हैं वो साथ साथ वैसे चले। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये ना हो कि आपकी बात एनर्जी क्राइसिस पे चली जाए। डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं तो ये ना हो कि आप कोई फॉरेन पॉलिसी वहां पे डिस्कस करने लग जाए। डेमोक्रेसी की बात हो रही हो तो ये ना हो कि आप कार्ल मार्क्स या कोई इस तरह की और थीरीज और क्रिटिसिज्म या इस तरह का कुछ डिस्कस करने लग जाए। यू हैव टू रिलेट इट एंड यू हैव टू क्रिएट ऑल दीज थिंग थ्रू कोहेजन्स एंड कोहेसिव डिवाइसेस। जो सेंस शुरू से आखिर तक चलती है और पूरी उसके अंदर नुमाया होती है टॉपिक के अंदर, वो आपकी कोहेरेंस होती है। उसे क्या कहते हैं? कोहेरेंस। कोहेरेंस और कोहेजन में दोनों में फर्क है। कोहेरेंस होती है ओवरऑल सेंस क्या दे रहा है, कोहेसिव होती हैं वो डिवाइसेस, वो वर्ड्स, वो कीवर्ड्स जो आपकी कोहेजन बनाते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। ये दो पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट हैं। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव ऐसे अगर आ जाता है तो इसमें आप क्या देखेंगे? फिर मेन चीज आपने क्या करनी है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे में आंसर हम ये लिखेंगे कि हम, हमारे जहन में कोई पिक्चर है, आप ये समझेंगे कि एक पिक्चर है मेरे पास और मैं उस पिक्चर को क्या कर रही हूं, डिस्क्राइब कर रही हूं। अंडरस्टैंड? आपने अपने माइंड में एक पिक्चर, आपको टॉपिक ही ऐसा, आप पढ़ेंगी टॉपिक तो आपको पता चल जाएगा ये डिस्क्रिप्टिव है, ये नैरेटिव है, ये एक्सपोजिटरी है, ये परसुएसिव है। पास ऐसे ऐसे होते हैं कि उसमें आपने परसुएड करना होता है, अपने रीडर को गाइड करना होता है, उसको परसुएड करके अपने टॉपिक को मनवाना होता है। और आप कैसे मनवाओगे? नॉलेज के साथ, आइडिया के साथ, कंसेप्ट के साथ, रेट्रिक के साथ और लॉजिकल पॉइंट के साथ। और किसी वेल नोन जैसे बेकन, अगर आप स्टडी के बारे में लिख रहे हैं, स्टडी के ऊपर आपका ऐसे आ जाता है, तो फिर आपको बहुत सारी कोटेशन चाहिए और लिटरेचर के बंदे के पास तो कोटेशन होती है। अगर मुझे लिखना पड़ जाए तो मैं क्या करूंगा, इंट्रोडक्शन बड़ा, उसका पहले बॉडी बनाऊंगा, उसकी आउटलाइन बनाऊंगा, फिर उसका इंट्रो लिखूंगा, थीसिस स्टेटमेंट फाइंड करूंगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, थीसिस स्टेटमेंट के बाद मैं उसको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा, उसका सॉलिड सा इंट्रोडक्शन बनाऊंगा, उसके बाद स्टार्ट करूंगा ऐसे को। और ऐसे को जब मैं स्टार्ट करूंगा अपने पॉइंट से तो लिंक करूंगा स्कॉलरली स्टेटमेंट जो मेरे पास होंगी, कोटेशन जो मेरे पास होंगी, मैक्सिम्स जो मेरे पास होंगी, इन चीजों से मैं उसको क्या करूंगा, उसको उसको वर्बोस बनाऊंगा, उसके अंदर रेट्रिक लाऊंगा, उसको परसुएसिव बनाऊंगा, उसको लॉजिकल बनाऊंगा, उसको कंसेप्ट बेस बनाऊंगा, उसको रीडर्स को कि रीडर पढ़ता जाए और कायल होता जाए। वो कहता है स्टडी सर्व्स डिलाइट, बेकन सेड स्टडी सर्व्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी। पॉल ग्राइस एक राइटर है, पॉल ग्राइस लिंग्विस्ट है। अगर एमफिल आप करें तो डिस्कोर्स एनालिसिस में उसको पढ़ाया जाता है। पॉल ग्राइस डिस्कोर्स एनालिसिस के ऊपर वो कमेंट करता है। वो कहता है कि जब आप बात कर रहे हो तो उस बात के अंदर चार चीजें ले आए। उसने उसको क्या कहा,
कोऑपरेटिव प्रिंसिपल, कि क्या हो कि जो बात कर रहे हैं उसको वो फॉलो करती है, मैक्सिम्स ऑफ क्वालिटी, मैक्सिम्स ऑफ क्वांटिटी एंड मैक्सिम्स ऑफ रिलेशन, कि जो बात कर रहे हैं वो रिलेट करती हो, जिस टॉपिक से बात कर रहे हैं उस टॉपिक से वो रिलेट करती हो, मैक्सिम्स ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी, रिलेशंस एंड मैनर्स। तो ये इस तरह की चीजें हम उसके अंदर शामिल करेंगे। क्या शामिल करेंगे कि उसके अंदर लॉजिक हो, उसके अंदर रेट्रिक हो, उसके अंदर परसुएशन हो, और वो लॉजिकल हो, और कॉन्सेप्ट बेट हो, स्कॉलरली स्टेटमेंट उसके साथ हों, उनके रेफरेंस हों, उसका हवाला दें, उस बंदे ने ये बात की, स्कॉलर ने। स्टडी सर्व्स डिलाइट, ऑर्नामेंट एंड एबिलिटी डिफाइन करेंगे, ऑर्नामेंट बताएं, एबिलिटी बताएं, और उसके बाद स्टडी से क्या आती है, एबिलिटी भी आती है, ऑर्नामेंट भी आती है, क्वालिटी भी इंसान के अंदर क्वालिटेटिव हो जाती है उसकी बातें। तो ये सारी चीजें हम इस तरह उसको रिलेट करते जाएंगे, इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे। ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव ऐसे। उसके बाद तीसरी जो किस्म है ऐसे की, वो क्या थी? आप बात याद रखें कि जब आपने डिस्क्राइब करना है डिस्क्रिप्टिव ऐसे, क्या होगा, जब अगर आप लिख रही हैं तो आपके माइंड में एक पिक्चर होनी चाहिए, कि जो टॉपिक होगा वो ऐसे समझे कि पिक्चर है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, डिस्क्राइब कर रही हूँ। उसके बाद तीसरा जो है वो है एक्सपोजिटरी ऐसे। ये डिस्क्रिप्शन और चीज है, एक्सप्लेनेशन और चीज होती है। ये एक्सपोजिटरी, जैसे कि एक्सपोजिटरी अपने नाम से ही ज़ाहिर कर रहा है, तो एक्सपोजिटरी का मतलब क्या होता है? एक्सपोजिटरी का मतलब होता है एक्सप्लेन, ठीक है? हाँ, यस, एक्सपाउंड करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन समथिंग, ठीक है? तो इसमें क्या होगा कि आप जो टॉपिक लोगे आपने उसको एक्सप्लेन करना है, तो नीड एक्सप्लेनेशन फॉर, अगेन यू विल एक्सप्लेन हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन। आप एक्सप्लेन कैसे करोगे भाई? एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? नॉलेज होना चाहिए। फिर नॉलेज जो है वो जरूरी, और नॉलेज कहां से आएगा? आप बुक्स पढ़ें, ठीक है? आपको न्यूज़पेपर पढ़नी होगी। डॉन न्यूज़पेपर जो है बहुत अच्छी है, द नेशन भी अच्छी है। डॉन न्यूज़पेपर पढ़ें, उसके ऊपर आर्टिकल पढ़ें, ठीक है? एडिटोरियल्स पढ़ें, एनालिसिस पढ़ें आप। एडिटोरियल्स आधारिया होता है, जो आपका जो न्यूज़पेपर होता है ना, वो अपने उनकी पॉलिसी उसमें लिखी होती है, कि उससे आप उनके डिस्कोर्स से आपको पता चल जाता है कि वो क्या लिखते हैं। एडिटोरियल्स लिखे होते हैं उन जो न्यूज़ होते हैं उनकी तरफ से, जो न्यूज़ होती है एजेंसी या जो आपकी वो अखबार है उसकी तरफ से वो एडिटोरियल्स होते हैं आधारिये, ठीक है? उसमें कुछ बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन मिल जाती है आपको। उससे ये भी पता चल जाता है कि ये जो अखबार है इसकी पॉलिसी क्या है, प्रो गवर्नमेंट है, अगेंस्ट है गवर्नमेंट के, हामी है ये गवर्नमेंट का। अब मैं आपको बताता हूं ARY न्यूज जो है वो प्रो गवर्नमेंट है या वो एंटी गवर्नमेंट है। आपको उनके डिस्कोर्स से पता चल जाएगा। जो मैक्सिमम वहां पे टॉक शो उन्होंने बनाए होंगे लोग, वो आपको अपना नुक्ता नजर बता देंगे। ये अखबार से जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमें ये पता चलता है ये गवर्नमेंट के खिलाफ है, गवर्नमेंट के हक में बात करता है, इसके बुलाए हुए जो लोग हैं वो क्या क्या उनका नुक्ता नजर क्या है, ठीक है? ये आपको ये सारी विजनरी बातें जो है, ये बातें ये सारी आपको पता चल जाएंगी। आप इतने विजनरी हो जाओगे जब आप CSS कर लोगे, तो आपको पता होगा कि फलां कंट्री के अंदर जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उसकी क्वालिफिकेशन कितनी है, वो इस जो बाइडन है वो ट्रंप के मुकाबले में कितना पढ़ा लिखा है, उसने कितनी बुक्स लिखी हैं, वो क्यों, अगर वो अच्छी बातें करता है, ट्रंप तो मारने की, लड़ने मारने की बातें करता है, यार ये तो पढ़ा लिखा शख्स है। तो आपको फिर हर कंट्री के प्रेसिडेंट पे भी नजर रखनी होगी। आपको पता होना चाहिए कि अमेरिका के अंदर कैसे गवर्नमेंट बनती है, कैसे वहां पे इलेक्शन होते हैं, इलेक्शन सिस्टम क्या है, कौन सी पार्टीज वहां पे चल रही हैं, वो पार्टी किस तरह इलेक्शन करती हैं, वो कितनी स्टेट्स हैं अमेरिका की जो कि पूरी दुनिया के कंट्री के ऊपर इन्फ्लुएंस होती है उसकी पॉलिटिक्स। You have to learn about America as well. You have to learn about geographical knowledge.
आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज भी हासिल करना पड़ेगा, आपको लोगों के जो हालात हैं, गवर्नमेंट के, लोगों दूसरे कंट्रीज की गवर्नमेंट के, ईरान के, अगर पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात कैसे हैं, पाकिस्तान के करंट अफेयर में आपको पता होना चाहिए। ये सारी चीजें ओवरऑल, ये सारा नॉलेज जो है आपको यहाँ पे भी मदद देगा, हेल्प देगा। इसीलिए करंट अफेयर जो है वो आपको पढ़ाया जाता है, जीके पढ़ाया जाता है, जनरल नॉलेज पढ़ाया जाता है इसके अंदर। अच्छा, ये हमारा हो गया एक्सपोजिटरी ऐसे। इसमें हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। कोई टॉपिक होगा, हमने उसको एक्सप्लेन करना है, और फिर बात वहीं पे आ गई। अगर आपने 2500 वर्ड्स लिखने हैं तो वो ऐसे तो नहीं आप लिख सकेंगे रट्टे से। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट चाहिए। 2500 से 3000 वर्ड्स ये ऐसे में हमने लिखने होते हैं। इसके ऊपर मैंने डिटेल आपको लेक्चर दिया हुआ है और मैंने शेयर भी किया हुआ है यूट्यूब पे। अगर आप दोबारा सुनना चाहते हो तो आप वहां से सुन लीजिएगा। मैं जस्ट आपको लिटिल नॉलेज देने के बाद मैं यानी पास पेपर करवाने लगा हूं। परसुएसिव ऐसे, चौथा क्या होता है, परसुएसिव। परसुएसिव का मतलब क्या होता है, बताएंगी? परसुएसिव ऐसे, परसुएसिव का मतलब होता है किसी को गाइड करना, किसी को कन्विंस कर लेना। wants the audience to agree, wants, आप क्या चाहते हो, wants the audience to agree। जो आपका ऑडियंस है, जो आपका रीडर है, जो आपको पढ़ रहा है, आपको पढ़ता जाए और कायल होता जाए। अब बेकन का स्टाइल कैसा है, पिथी है, आर्गुमेंटेटिव है, रेट्रिक है, परसुएसिव है। हमने पढ़ा था फ्रांसिस बेकन को, तो फ्रांसिस बेकन का कैसा था स्टाइल, हम कहते हैं कि वो बड़ा पिथी है, वो बड़ा आर्गुमेंटेटिव है, वो बड़ा लूसिड है, वो बड़ा टू द पॉइंट है, वो बड़ा पिथी है, वो बड़ा एपिग्रामेटिक है, वो बड़ा क्या है, यूफरिस्टिक है। तो व्हाट इज दिस? तो हर स्टाइल होता है किसी चीज को लिखने का। तो अब यहाँ पे हमने जो ऐसे लिखना है वो ऐसे भी क्या होगा, परसुएसिव। गाइड करने के लिए अगेन नॉलेज चाहिए, कंसेप्ट चाहिए, लॉजिक चाहिए, रेट्रिक चाहिए किसी को कन्विंस करने के लिए। और कब दोगे, जे की आपका जीके होना चाहिए, आपने अखबार पढ़ी हो, आपने आर्टिकल्स पढ़े हो, आपने मताला अच्छा खासा किया हो, ताकि आप लिख सकें कुछ और वो आपके हाथ थके नहीं। मेरे पास सीएसएस के स्टूडेंट कुछ पढ़ते रहे हैं पहले भी, तो मैं क्या देखता हूं कि जब उनको एक टॉपिक दिया जाता है तो वो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के ऊपर बड़ा अच्छा डिटेल लिखते हैं, बड़ा वर्बोस, फुल ऑफ वर्ड लिखते हैं, बड़ा लूसिड, बड़ा लॉजिकल, बड़ा रेट्रिक वाला वर्क होता है उनका। और उसके अंदर लॉजिक होती है, उसके अंदर आर्गुमेंट होते हैं, उसके अंदर कॉन्सेप्ट होते हैं, और वो टू द पॉइंट होता है कि जो उनका पॉइंट होता है, और उसके अंदर कोहेजन होती है, उसके अंदर कोहेरेंस होती है, ये रेट्रिक होती है। और वो बड़ा एक प्रिंसिपल्ड एक राइटिंग होती है, मतलब वो टॉपिक से इधर उधर नहीं जाते क्योंकि उनके पास नॉलेज बहुत। रीडिंग सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी मीन्स रीडिंग, इंग्लिश की बुक्स की रीडिंग करते जाएं, पॉइंट्स उतने काफी देखिए हैं। मेरी बात सुने, ब्लाइंडली पढ़ने का तो फायदा ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, यू वांट टू गो टू मुल्तान, बट यू टेक द बस टू लाहौर। विल यू रीच मुल्तान? Will you reach Multan? Definitely not. You will never ever reach in Multan because you have taken the bus of Lahore. So for that you need to have a direction. उसके लिए हमें direction चाहिए कि पढ़ना क्या है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना। क्वालिटेटिव हमने स्टडी करनी है, ठीक है, और हमने स्टडी करनी है उसको, उसके नोट्स बनाने हैं आपके पास। अलग-अलग से आप ऐसा करें, I just guide you. You must have at least बड़े बड़े रजिस्टर जो है ना, जितने आपके पेपर है ना उतने रजिस्टर ले लें, अपने नोट्स खुद बनाएं। आज मैंने जैसे आपको थोड़ा बहुत जितना काम करवाऊं, आपके उतने नोट्स बन जाने चाहिए। आपने अपने लफ्जों में लिखो कि आज मैंने सर से सीखा है कि नैरेटिव ऐसे क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे क्या होता है, एक्सपोजिटरी ऐसे क्या होता है, परसुएसिव। और डेफिनेटली मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे हमने कैसे प्रेसिस को लिखना है, या प्रेसी कैसे लिखनी है, उस प्रेसी का स्टाइल कैसा है, 1/3 कैसे बनाते हैं और कैसे हम उसको लिखते हैं। ये सारा स्टाइल आपको आना चाहिए। अपने लफ्जों में थोड़े थोड़े नोट्स बनाती जाएं। उसके बाद प्रैक्टिकल काम करें। मैं आपको काम दूंगा,
मैं अभी आज आपको सेंड करूंगा होमवर्क प्रेसी का, वो मुझे आपने करके सेंड करना है। मुझे पता है, आई नो यू कांट डू इंस्टेंटली, यू कांट डू इट, यू नीड एफर्ट। आपको थोड़ा थोड़ा करवाऊंगा ताकि आप उसको कर सको, अभी इतनी जल्दी समझ नहीं आएगी। परसुएसिव ऐसे में क्या करना है कि हमने ऑडियंस को गाइड करना है, और वो मैंने बताया कि उसके लिए आपको चाहिए कि बुक्स पढ़ें, लिटरेचर को स्टडी करें, मैक्सिमम करें स्टडी, आपको फायदा होगा। जिन बच्चों ने लिटरेचर पढ़ा होता है उनके लिए CSS के ऐसे लिखना इतना मुश्किल नहीं होता, जिन्होंने नहीं पढ़ा होता उनके लिए डेफिनेटली मुश्किल होता है। आपने तो पढ़ा है लिटरेचर को, आपको उसका भी फायदा होगा। लें जी, ये देखें आपके सामने ये एक पेपर आया हुआ 2016 का ये पेपर है। मैंने जस्ट आपको आइडिया हो जाए इसलिए मैंने आज ये लिया है। देखिएगा, हमारे पास पेपर है कि मेक एन आउटलाइन एंड राइट कॉम्प्रिहेंसिव ऐसे। यानी ये ऐसे जो हमारा 100 नंबर का ये ऐसे है, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है इससे फेल होते हैं। मतलब वो इससे फेल हो जाते हैं तो डेफिनेट फेल है। आपको नजर नहीं आ रहा? एक मिनट, ये इशू है, चले मैं बार पढ़ देता हूं आपको, आप जस्ट देख लें। ये यहाँ पे ये जो मैं लिख रहा हूं ये नजर आ रहा है यहाँ पे जो लिख रहा हूं, ये देखिए, अभी देखेंगे, आया नजर? देखें, ये आपने लिखना है, ये ऐसे एक आउटलाइन बनानी है, ठीक है। और इसमें हमारे पास ये है कि हमने 2500 से 3000 तक हमने क्या लिखना है, 3000 तक वर्ड्स में हमने इसको लिखना है। डेफिनेटली उससे पहले हम एक आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन क्या? आउटलाइन आपकी एक माइंड मैपिंग होती है। माइंड मैपिंग मीन कि आपके माइंड के अंदर जो भी वर्ड्स हैं, जो भी डाटा है, जो भी उससे उस टॉपिक से रिलेटेड जो इंफॉर्मेशन है, वो उसकी आप एक उसका स्ट्रक्चर बना लेते हो। फिर उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड आप फिर क्या चीजें लिखते जाते हो। ये हेल्प होती है। मतलब ये आपके लिए ऐसे ही है जैसे कोई रोड मैप है। तो आपने आउटलाइन बनाना है, आउटलाइन बनाने के बाद उसकी थीसिस स्टेटमेंट निकालनी है, उसके बाद उसी के अंदर उसी टॉपिक से रिलेटेड लिखते जाना है। उसकी कोहेरेंस नहीं टूटनी चाहिए, उसकी कोहेजन नहीं जानी चाहिए किसी साइड पे। ये दोनों उसके अंदर रहे और उसको आप लिखते जाएं। तो आपने कोई एक ऐसे लिखना है। मेरे ख्याल में अब इतने ऐसे जब होते हैं तो बच्चा कोई ना कोई लिख ही लेता है, इतनी मुश्किल नहीं बात। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म ऑफ डिस्कोर्सेस, एक्सपोजिशंस, आर्गुमेंटेशन। देखें वो आपसे क्या डिमांड कर रहा है, कहता है कि आप एक्सपोजिशन इसके अंदर दें, एक्सप्लेन करें इसको, आर्गुमेंटेशन दें। कि कोई बात कर रहे हो तो ये नहीं कि ऐसे फलां मैंने कह दिया, नहीं मैंने ये कह दिया, आपको भाई कौन जानता है। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देना कि मैं ये सोचता हूं तो ऐसा, ये तो बड़ी सब्जेक्टिव सी बात हो। आप उसको किसी सॉलिड पॉइंट के साथ, कोई रिसर्च बेस पीछे कोई चीजें हैं तो वो आपको बात बतानी होगी कि मैंने ये फलां बंदे ने ये कहा है और बड़ा वेल नोन है, उसकी थ्योरी जो है मानी जाती है। तो आप आर्गुमेंट के साथ बात करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे अच्छी तरह से, जो मैंने अभी बताया कि डिस्क्राइब करेंगे चीजों को और नरेट भी करेंगे। क्रेडिट विल गिव फॉर द ऑर्गेनाइजेशन रेलेवेंस एंड क्लैरिटी। जो बंदा टू द पॉइंट रहेगा, कोहेरेंस, और ये देखें नीचे वो कह रहा है कि जो बंदा क्लैरिटी लाएगा, ऑर्गेनाइजेशन उसकी ऑर्गेनाइज उसको अच्छा करेगा, और वो किसके जरिए देगा, उसके अंदर आर्गुमेंट लाएगा, उसके अंदर एक्सपोजिशन करेगा उसको अच्छी तरह से, उसके अंदर क्या करेगा, आर्गुमेंटेशन देगा, लॉजिक देगा, रेट्रिक देगा, ठीक है, नरेशन अच्छी देगा उसकी, जो वो बोल रहा है, जो वो डिस्कस कर रहा है, और अल्टीमेटली उसको ऑर्गेनाइज बड़ा वेल ऑर्डर से करेगा तो उसकी वैल्यू होगी। वो कहता है उसको क्लैरिटी लाएगा, ही विल बी गिवन मार्क्स। तो पता चल जाता है कि इसका नॉलेज इतना है। अल्टीमेटली मैं फिर कह रहा हूं कि नॉलेज मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे नॉलेज बेस पे। और नॉलेज इकट्ठा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको
विकिपीडिया को आप स्टडी करें अच्छी तरह से, ठीक है। आप गूगल से हर चीज मिल जाती है, उससे रिसर्च पढ़े टॉपिक से, मतलब डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी को खोल लें, डेमोक्रेसी के टॉपिक को अच्छी तरह से स्टडी करें। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को खोल लें, विकिपीडिया से गूगल से स्टडी करें, 4-5 रिसर्च पढ़ लें उसके ऊपर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे क्या क्या रिसर्च हुई है। फॉर एग्जांपल एनर्जी क्राइसिस का मसला है तो एनर्जी को देखें, एनर्जी क्राइसिस भाई क्या होती है, कहाँ से आया वर्ड, कैसे बना है, क्या प्रॉब्लम है पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस के, क्या विकिपीडिया को पढ़ें, आप गूगल को पढ़ें, आप उसके ऊपर कोई बुक पढ़ लें, आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ लें, उसके आर्टिकल पढ़ते रहें, उसके ऊपर टेक्नोलॉजी, डिजिटल लर्निंग बहुत मशहूर है आजकल, डिजिटल लर्निंग से रिलेटेड कोई चीज़ आ सकती है। डिजिटल लर्निंग क्या है, ये जो आजकल हो रही है लर्निंग ऑनलाइन और इसके नए नए ऐप्स के जरिए, ये सारी डिजिटल लर्निंग है। कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और उसके ऐप्स और उसके बाद मोबाइल्स और नई नई ऐप्स और नए नए एप्लीकेशंस, नए नए सॉफ्टवेयर्स, जैसे जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, तो ये सारी डिजिटल लर्निंग है। इसको सीखें, ये कैसे हुआ, क्या क्या रेवोल्यूशन आया, कोविड के बाद क्या चेंजेस आई हैं। कोविड-19 जो है ये टॉपिक बड़ा मशहूर है, मतलब आप कोविड-19 कर लें, डेमोक्रेसी कर लें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कर लें, एनर्जी क्राइसिस कर लें, ठीक है, और पाकिस्तान के रिलेशन दूसरे कंट्रीज के साथ क्या क्या है, इस तरह की चीजें ये आपको हेल्प आउट करेगा मल्टीपल वे से, जर्नल नॉलेज में भी आपकी हेल्प कर देगा, आपका ये ऐसे लिखने में भी आपकी हेल्प कर देगा। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि हम ऐसे लिख नहीं सकते, लोग तो लोगों को एक टॉपिक दिया जाता है उसके ऊपर वो एक बुक लिख देते हैं, तो ये तो हमने ऐसे लिखना है। आइए देखें पहला क्वेश्चन क्या आया हुआ, जरा गौर से देखिएगा, वर्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टूगेदर। देखें ये पहला क्वेश्चन, ये किससे आया हुआ है, वर्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टूगेदर। उसने आपको कोई ये नहीं कहा कि ऐसे लिखो या वैसे लिखो, आपको एक टॉपिक दे दिया है, अब आपने इसको क्या करना है, ये कैसा है, ये ऐसा ऐसे कैसा है, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, मतलब कोई एक्सपीरियंस है, कोई टॉपिक है, आपने उसको क्या करना है, आप डिस्क्राइब करना है। कैसे करेंगे आप, इसके अंदर क्या लाएं, इसको डिस्क्राइब भी करें, इसको एक्सपोजिटरी भी बनाएं, आर्गुमेंट भी लाएं, इसके अंदर क्लैरिटी भी लाएं, इसको ऑर्गेनाइज भी करें, और इसको क्या करें, इसको अपने नॉलेज के साथ किस तरह से ग्लोबल वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज। हाँ जी, कैसे वर्ल्ड ग्लोबल विलेज है। अब वही लोग देखें, वो लोग जो, अब आप शायद मुझे जानती ना हो, या समबॉडी मुझे अमेरिका में ना जानता हो, कोई इंडिया में ना जानता हो, कोई फिलिपाइन में ना जानता हो, कुवैत में, दुबई में और इस तरह की कंट्री में मुझे कहाँ लोग जानते थे, लेकिन ये ग्लोबल वर्ल्ड विलेज किसने बनाया है, किसने बना दिया, टेक्नोलॉजी ने। किस टेक्नोलॉजी ने, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने। तो आप मेन चीज जो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है जिसने हमें ग्लोबल विलेज बना दिया। तो हमारा मेन थीसिस स्टेटमेंट इसमें क्या बनेगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से हम ग्लोबल विलेज बन गए। तो एक ऐसे ये आया हुआ है, ये टॉपिक अपने माइंड में रखें कि हमने इनके ऊपर वर्क करना है। वी हैव टू लर्न टू बी आवर ओन बेस्ट फ्रेंड बिकॉज वी फॉल टू इजीली इनटू द ट्रैप ऑफ बीइंग आवर ओन वर्स्ट एनिमी। देखें ये भी बड़ा जबरदस्त उसने टॉपिक दिया है, कहता है कि सबसे जो वर्स्ट एनिमी है वो हमारा क्या है, वो हम खुद बने हुए हैं अपने। हमने इसका बड़ा एक सॉलिड एक आउटलाइन बनानी है कि किस तरह से हमें अपने ही एनिमी बने हुए हैं। देखिए आजकल हमें ये खतरा नहीं है कि कोई हमारे बारे में क्या आंसर कह रहा है, मतलब कोई हमारे साथ क्या करेगा, हमें अपने आप से ही खतरा है। हाउ वी आर एनिमी, वर्स्ट एनिमी ऑफ आवर सेल्फ, do we fulfill the requirement of our body? If we are doing something and working something, we are all the time working and giving nothing to ourselves. हम अपने माइंड को सारा दिन जो है स्टफ करते रहते हैं, गार्बेज से भरते रहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, ये जो सॉफ्ट मीडिया है या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जो सारा दिन न्यूज आती हैं, जो सारा दिन मीडिया हमारे दिमाग में डालता रहता है, और अल्टीमेटली हम टेंशन लेके और उसी का कथारसिस भी नहीं करते, और अल्टीमेटली हम उसी के जाल में ही फंस जाते हैं। और सबसे बेस्ट और जो सबसे वर्स्ट एनिमी है हमारा, वो हमारा खुद, हमारा माइंड ही बना हुआ है।
तो हम खुद ही अपने एनिमी बने हुए। हाउ वी आर एनिमी? Wherever we are going, we are suffering. We are taking this dead body to with us, and we are being controlled by passion, feeling, emotions, and this what controlling us. And our head, our brain, our mind is not in our control. We're just moving here and taking here and there. और हमें कभी इधर ले जाता, कभी उधर ले जाता, कभी इधर, और ये ही हमारा सबसे बुरा एनिमी बना हुआ है। जो हमारा बेस्ट, जो हमारा इंटेलेक्ट है, वही हमारा एनिमी बना हुआ है, वो हमारा दुश्मन बना हुआ है। तो ये हमारा टॉपिक भी यही है। तो इस टॉपिक पे आपने ऐसे लिखना है। अगेन यू नीड नॉलेज कि किस तरह से हमारा जो बेस्ट सेल्फ है वो भी वही हमारे खिलाफ हो गया है, हमारा इंटेलेक्ट हमारे खिलाफ यूज हो रहा है, किस तरह से हो रहा है उसका हम बनाएंगे इंट्रोडक्शन एक अच्छा सा, फिर हम उसका बॉडी बनाएंगे, फिर हम उसकी कंक्लूजन करेंगे। और इस बॉडी के अंदर क्या होंगे? पैराग्राफ होंगे बहुत सारे, कि वो पैराग्राफ हमें इतने वर्ड्स दे, वो पैराग्राफ हमें इतने वर्ड्स दे कि वो ऑलमोस्ट हमारे कोई 2500 वर्ड बन जाएं। तो इस तरह पैराग्राफ हम बहुत सारे क्रिएट करेंगे। और अगेन वी नीड नॉलेज फॉर दैट। वी विल क्रिएट इंट्रोडक्शन। इसमें जो थीसिस स्टेटमेंट है वो मेन मैंने देख ली है। इसकी थीसिस स्टेटमेंट क्या बन रही है? थीसिस स्टेटमेंट जो मेन पॉइंट होता है जिसको हमने डिस्कस करना है, और इसका थीसिस स्टेटमेंट क्या है कि हमारा जो बेस्ट सेल्फ है वो क्या बन गया? हमारा बेस्ट सेल्फ इज आवर वर्स्ट एनिमी। और हमारा एनिमी कैसे बना हुआ है कि हम उसको ठैम नहीं करते। देखिए, हम जानवरों को ठैम करते हैं। वी ठैम आवर एनिमल्स एंड वी टेक वर्क फ्रॉम देम। यू नो द मैन इन एंशिएंट टाइम, व्हाट मैन वाज डूइंग? he takes animals and he tamed them, and after that he was taking work from all animals, and they started working for man, because man used his willpower, man used his reason, man used his rational powers, and ultimately he used and tamed all these animals and used them for his work, for his agricultural work. But we do not tame this animal who's having 100 billion cells, and this is what our bitter enemy. हमारा जो दिमाग है जिसके अंदर 100 बिलियन सेल है, हम इसको ठैम नहीं करते, और ये हमारा सबसे बुरा दुश्मन बना हुआ है। हम जहां जहां जाते हैं वहां वहां इसको उठाए फिरते हैं। अल्टीमेटली इट इज जस्ट वी आर बीइंग कंट्रोल्ड, मैनिपुलेटेड बाय दिस। और ये हमें मैनिपुलेट करता है क्योंकि हमने इसको कंट्रोल नहीं किया, हमने इसके अंदर वो डाटा फीड नहीं किया जो हमें चाहिए था। हमारा सबकॉन्शियस जो है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड के 3 हिस्से होते हैं। एक है हमारा कॉन्शियस माइंड, जो मैं आपसे बातें कर रहा हूं ये सारी कॉन्शियस माइंड के साथ कर रहा हूं। मैं अगर कोई चीज मतलब बात कर रहा हूं या ये हाथ हिला रहा हूं, ये सारा कॉन्शियस है, ठीक है। और या मैं वॉक कर रहा हूं, मैं ये कहीं जा रहा हूं, ये सारा कॉन्शियस माइंड। लेकिन ये कॉन्शियस जो है ताबे इसके ही होता है, सबकॉन्शियस के। सबकॉन्शियस के अंदर जैसा फीड करोगे वो वैसा रिजल्ट देगा। मिसाल के तौर पर आप एक रास्ते से बार बार गुजरते हो ना ऐसे, तो आपका दिल करेगा कि उसी रास्ते पे जाऊं। अब ये आपका कंट्रोल नहीं रहेगा, आप खुद ब खुद उस रास्ते पे चली जाओगी। तो जो डाटा आप यहां सबकॉन्शियस में फीड करते जाओगे, ये बेचारा मोहताज होता है इसका सबकॉन्शियस का, क्योंकि उठाना डाटा तो यहां से होता है। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आपने कंप्यूटर की डेफिनेशन याद की, बार बार याद की, वो आपके सबकॉन्शियस में चली गई। और जैसे मैं कहूंगा कि कंप्यूटर की डेफिनेशन सुनाओ, तो आप फौरन मुझे कहां से रिकॉल करोगी? जो सबकॉन्शियस के अंदर रखी हुई है। आप बताओगी कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच रिसीव डाटा इन द फॉर्म ऑफ इनपुट एंड शो अस रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट। कहां से उठाई आपने? सबकॉन्शियस से। और भाई जो आपने उसके अंदर भरा हुआ है आपने वही उठाना है। अगर एक गिलास के अंदर आपने शरबत भरा हुआ तो शरबत दोगी, अगर दूध भरा हुआ तो दूध दोगी, अगर आपके पास पानी है तो वो पानी दोगी। ये दिमाग भी हमारा ऐसे ही है जैसे ग्लास की तरह सबकॉन्शियस है। तो इफ यू विल फीड गुड डाटा, इसके अंदर ये भी डिस्कस होगा, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, इसको आप डिस्कस करें, इसका नॉलेज हासिल करें। सो वो कहता है कि व्हाट वी हैव लर्न टू बी आवर ओन बेस्ट फ्रेंड,
What we have to learn to be our own best friends because we fall too easily into the traps of being our own worst enemy. हम बड़ी आसानी से अपने बड़े गहरे दुश्मन बन जाते हैं। क्यों दुश्मन बन जाते हैं? इजीली ट्रैप हो जाते हैं, रास्ते से भटक जाते हैं। ठीक है, जो काम हमने करना होता है वो नहीं करते, अपनी अपनी लाइफ को शेड्यूल नहीं करते, ऑब्जेक्टिव नहीं बनाते, गोल्स नहीं बनाते, गोल सेट नहीं करते, सुबह उठते हैं तो पता ही नहीं कहाँ जाना है, जर्नल नहीं बनाते। ये सारी चीजें पता होना चाहिए। सुबह उठा, गोल ऑब्जेक्टिव सेट हूं कि मैंने भाई ये काम करने हैं। शाम को उसके उसके पास जर्नल होना चाहिए, उसके ऊपर लिखे भाई मैंने ये काम किए हैं और मैंने आज ये किया है, मैंने नमाजें 5 पढ़ी हैं, मैं सुबह उठा था तो मैंने ये ऑब्जेक्टिव जो है गोल सेट किए थे, मैंने इतनी किताबें पढ़नी थी, उतनी किताबें पढ़ी हैं, पढ़ने के बाद मैंने नमाजें भी पढ़ी हैं, मैंने काम सिस्टमैटिकली किया है और मैं बड़ा फुलफिल्ड हूं आज। आई फील सेटिस्फाइड बिकॉज आई हैव अचीव्ड माई टुडेज गोल। आज के गोल जो है मैंने अचीव कर लिए हैं। सक्सेसफुल कहते हैं कि सेटिस्फैक्टरी लाइफ इज मच बेटर देन सक्सेसफुल लाइफ। सक्सेसफुल लाइफ से जो सेटिस्फाइड लाइफ जो है वो बड़ी जबरदस्त होती है, वो बड़ी कामयाब है। अच्छी लाइफ जो है सेटिस्फाइड लाइफ है। तो ये दो हो गए। अगर इसको हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे तो ये हम कर सकते हैं। ये भी द प्लेस ऑफ उर्दू इन द पाकिस्तान एंड द सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स ऑन मेकिंग उर्दू द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। अब देखें ये भी इसी से आया हुआ लिंग्विस्टिक का एक टॉपिक है। अक्सर ये लैंग्वेज के अंदर डिस्कस होता है बायलिंगुअलिज्म में। द प्लेस ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान, पाकिस्तान के अंदर उर्दू की क्या डिमांड है? पाकिस्तान के अंदर उर्दू की बस सबसे पहली तो बात यह है कि उर्दू क्या है? लिंग्वा फ्रैंका है। क्या है हमारा? लिंग्वा फ्रैंका। व्हाट इज लिंग्वा फ्रैंका? जो किसी इलाके में जबान कॉमनली अंडरस्टूड हो, मतलब आम बंदे जिस चीज को, जिस इलाके में, जिस कंट्री में, जिस रीजन में आम बंदा जिस लैंग्वेज को समझ रहा होता है वो उसका लिंगुआ फ्रैंका होता है। मतलब हमारे हमारे चारों सूबों में जो लैंग्वेज समझी जाती है वो कौन सी है? बोलें। उर्दू। ये हमारा क्या हुआ? लिंगुआ फ्रैंका। अब पूरी दुनिया में जो लैंग्वेज समझी जाती है वो कौन सी है? इंग्लिश। तो हम इसको क्या कहेंगे? ये दुनिया का लिंगुआ फ्रैंका है। अंडरस्टैंड? दुनिया का लिंगुआ फ्रैंका। पूरी दुनिया का फिर लिंगुआ फ्रैंका क्या हुआ? पूरी दुनिया का फिर लिंगुआ फ्रैंका क्या बना? हाँ जी, पूरी दुनिया का लिंगुआ फ्रैंका फिर क्या बना? इंग्लिश। तो ये था। अब इसके में हमने डिस्कस करना है द प्लेस ऑफ उर्दू इन पाकिस्तान एंड सुप्रीम कोर्ट रूलिंग्स इन मेकिंग उर्दू इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री। अब पाकिस्तान के अंदर जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ है 1945 से, तो पाकिस्तान किन के अंडर था? एम्पीरियलिस्ट के अंदर। एम्पीरियलिस्ट, कॉलोनियलिस्ट। और कॉलोनियलिस्ट कौन थे? ब्रिटिशर। अब जब ये उनसे आज़ाद हुआ तो उन्होंने बहुत सारे जो रूल्स हैं, लॉज जो थे उनके ही चल रहे थे। तो बाज उनके उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे जो लॉज जो हैं वो वही चलते रहे। मतलब इंग्लिश उस वक्त बड़ी प्रोमिनेंट थी तो इंग्लिश ही चलती रही। ठीक है, तो हम आज़ाद तो हो गए लेकिन लैंग्वेज तो हमने बना ली। और लैंग्वेज, आपको पता है कि लैंग्वेज जो आपकी लैंग्वेज है पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 7% लोग जो हैं उर्दू स्पीकर हैं। कितने? आप हैरान होंगी, आपको शायद इसका नॉलेज ना हो पहले,
कि पाकिस्तान के अंदर उर्दू स्पीकर कितने हैं? सिर्फ 7%। और हमारे जो 4 बड़े प्रोविंस हैं, कौन कौन से हैं? एक है KPK, एक बलूचिस्तान, ठीक है, सिंध और पंजाब। अब इन 4 बड़े प्रोविंस के अंदर अगर आप देखें तो इनके अंदर उर्दू समझी जाती है, बोली जाती है, लेकिन उर्दू इनकी जुबान नहीं है भाई। अब KPK में आप चले जाएं तो उनकी तो पश्तो है, बलूचिस्तान में चले जाएं तो वो बलोची लैंग्वेज है, सिंध में सिंधी है, इसमें पंजाबी है। तो भाई ये कहाँ से आ गए 7%? इनकी जुबान कैसे बन गई भाई हमारी उर्दू लैंग्वेज? यानी उर्दू लैंग्वेज फिर हमारी जुबान कैसे नेशनल लैंग्वेज बन गई? है आपके पास आंसर इसका? क्योंकि उर्दू तो स्टार्टिंग से मींस कि हमारी कौमी ज़बान है और नो कैसे बन गई? समझ लेते हैं। कैसे हमारी ये बन गई? ये तो कोई लॉजिक नहीं है कि 7% लोगों की जो जुबान है वो हमारे ऊपर इम्पोज कर दी जाए। बल्कि दूसरे हम देखें, पंजाब जो है इतना बड़ा सूबा है, उसकी पंजाबी लैंग्वेज है, भी पंजाबी होनी चाहिए, सिंधी सिंधी होनी चाहिए। लेकिन ये 7% लोगों की जुबान जो है वो पूरी यानी लिंगुआ फ्रैंका कैसे बन गई? भाई मामला ये है कि जब पाकिस्तान आजाद हुआ तो जो इंडिया से लोग आए थे, गौर से सुनिएगा, वो उनकी जुबान ये थी उर्दू, ठीक है। और वो बड़े वेल एजुकेटेड लोग थे उधर से जो आए थे। तो वो वहां से माइग्रेट करके इधर आए थे और उन लोगों ने चूंकि कंट्री को इसकी भागदौड़ संभाली थी, तो उन वो डेफिनेटली वो अरिस्टोक्रेट थे और वो अमीर थे, एजुकेटेड थे, पढ़े लिखे थे उन्होंने। और हमेशा जो रीजन होती है, अक्ल जो होती है, वो जितनी बड़ी चीज भी हो उसके ऊपर गालब आ जाती है। तो ये लोग जो थे, इन लोगों ने आके ये लैंग्वेज जो है यहाँ पे पाकिस्तान की ये लिंगुआ फ्रैंका बना दिया, ऑफिशियल लैंग्वेज बना दी, ठीक है। अब उसके बाद इंग्लिश जो है इसने हमेशा इसको ऊपर नहीं आने दिया। आप कोर्ट में चले जाएं तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगी? इंग्लिश चल रही है, उर्दू चल रही है, बोलते तो उर्दू में है, लेकिन जितने भी डॉक्यूमेंट निकलते हैं वो किस में निकलते हैं उसके? भाई वो जो जज डॉक्यूमेंट निकालता है वो सामने क्या रख देता है बंदे के? वो इंग्लिश में लिख के निकालते हैं। आर्डर आपके इंग्लिश में निकल रहे हैं और वो उसको पढ़ना भी नहीं आता जिसके लिए निकाले जा रहे हैं। जब आप जज के सामने पेश होते हैं तो जज आपसे क्या पूछता है? हैव यू कमिटेड दिस क्राइम? आपके ऊपर ये इल्जाम है, आपने ये इल्जाम आप एक्सेप्ट करते हो? आपके ऊपर ये चार्जेस हैं फॉलोइंग, तो डू यू एक्सेप्ट इट? तो वहां पे ऑप्शन होती है यस या नो। अगर आप वहां पे कह दें कि यस भाई मैं मानता हूं, तो बस जी जज वहां पे ही आपका फैसला कर सकता है। तो बात ये है कि भाई ये हमारी जो लैंग्वेज है ये तो एटलीस्ट उर्दू में होनी चाहिए थी, लेकिन उर्दू को वो प्लेस जो है वो नहीं मिल रही जो कि हमारा लिंगुआ फ्रैंका है। वो कोई और लैंग्वेज ही, कोई फॉरेन लैंग्वेज ही हमारे ऊपर इम्पोज की हुई है। ये इंग्लिश हमारी क्या है? इंग्लिश हमारी फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है। ये फॉरेन लैंग्वेज हमारे ऊपर इम्पोज की हुई है, हमें समझ नहीं आती भाई हम क्या करें। हमारे को डॉक्यूमेंट निकलते हैं वो इंग्लिश में आते हैं, हमारे लोगों को तो इंग्लिश आती नहीं है। हमारी तो उर्दू लैंग्वेज है, उर्दू में फिर निकलने चाहिए, वो नहीं निकल रहे। लोग मैक्सिमम इंग्लिश का यूज करते हैं जी, मैंने ट्रेड करनी है, मैंने बिजनेस करना है, मैंने कारोबार करना है, मैंने डॉलर में कारोबार करना है, और वो इंग्लिश समझते हैं इंटरनेशनल। मैंने टेक्नोलॉजी सीखनी है, मैंने आगे जाना है, मैंने प्रोग्रेस करनी है, मैंने आगे बढ़ना है, मुझे ट्रांसलेटेड बुक्स नहीं मिलती। बहुत सारी वजूहात हैं जिसकी वजह से इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो उर्दू को रिप्लेस कर रही है। इसके बारे में भी आपको पढ़ना पड़ेगा, आर्टिकल पढ़ें इसके बारे में, आपको मजीद नॉलेज आपको मिलेगा। अगर आपको डाटा चाहिए हो तो मैं आपको दे दूंगा इससे रिलेटेड, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिए हैं कि ये किस तरह से हमने इसको लिखना है, इसका कैसे हमने इंट्रोडक्शन बनाना है, कैसे इसका बॉडी बनाना है, कैसे इसका कंक्लूजन बनाना है, और फिर उसके लिए डाटा चाहिए, वो आपने उसको अरेंज करना है। Crisis of the good government in Pakistan need for reforms and institutions buildings। तो जो हमारी गवर्नमेंट के क्राइसिस हैं जो आपके सामने चल ही रहे हैं,
ये सारे इसको रिफॉर्म कैसे कर सकते हैं, ये इससे रिलेटेड है, ये भी अगेन जनरल नॉलेज ही बनता है। प्रमोशन ऑफ द टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, पर्सपेक्टिव पर्सपेक्टिव एंड प्रोस्पेक्ट्स ऑफ द चैलेंजेस। अब ये टैक्सेस के क्या इशू हैं हमारे, प्रमोशन ऑफ द टैक्स कल्चर, यानी टैक्स जो है वो कलेक्ट नहीं होता, जो हदफ होता है उससे उसके अकॉर्डिंग हम नहीं कर पाते। अगर हमारे पास कुछ होता भी है तो वो टैक्स बहुत बड़ा, बहुत सारे लोग जो टैक्स अच्छी तरह से नहीं देते, कोई अच्छा निज़ाम नहीं था। लेकिन आजकल टैक्स का निज़ाम बहुत अच्छा है, ऑनलाइन हो गया है, हर बंदा जो है जिसके पास पैसा है वो उसके अकॉर्डिंग टैक्स दे रहा है। पहले ऐसा नहीं हो रहा था। अगर आप टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट के पास फंड आएंगे, टैक्स देंगे तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलेंगे, टैक्स देंगे तो गवर्नमेंट आगे बढ़ेगी, टैक्स देंगे तो प्रोग्रेस आएगी, टैक्स देंगे तो वो पैसा इकट्ठा होगा। तो अगर आप टैक्स ही माफ करवाते रहेंगे, बच जाएंगे, दौड़ जाएंगे, कम देंगे डाटा, इंफॉर्मेशन सही नहीं दे रहे, अपने नाम जो चीजें हैं उसको सही तरह से डिक्लेयर नहीं कर रहे, जैसे हमारे बड़े बड़े पॉलिटिशियंस जो हैं वो टैक्स जो है उनकी करोड़ों में अरबों में जायदाद है और वो क्या टैक्स थोड़ा कुछ हजार देते हैं। पहले ऐसे होता था लेकिन आजकल ऐसा नहीं है। जेंडर इक्वालिटी इज अ मिथ। जेंडर इक्वालिटी क्या जी, आप कहती हैं कि जो मर्द औरत हैं वो पाकिस्तान के अंदर इक्वल राइट एंजॉय करते हैं? पाकिस्तान के अंदर जो जेंडर जो है इक्वालिटी बात होती है ना, जेंडर फीमेल और फीमेल इक्वल है, क्या दोनों को इक्वल राइट मिलते हैं? नो सर। मतलब लड़की पढ़ रही है, एक बॉय एजुकेशन का हासिल कर रहा है, एक गर्ल एजुकेशन हासिल कर रही है, इसके ऊपर ज्यादा पैसा लगाते हैं घर वाले या इसके ऊपर? बड़ी यूनिवर्सिटी में ये जाती है या ये जाती है? और सर बॉय पे ज्यादा लगाते हैं। हाँ, बॉयज पे ज्यादा पैसा लगाया जा रहा है, कोई मतलब अब 10% लगा लें, फीमेल बेचारी अगर जाती हैं तो उनके ऊपर कुछ पेरेंट्स जो हैं जो एजुकेटेड नहीं है वो तो कभी भी पैसा नहीं लगाते, वो कहते हैं यार पैसा किसी मतलब इसकी शादी कर देनी है, ये कौन सा हमारे घर रहेगी, तो ऐसे पैसे जाया करने, वो अपने बॉय अपने बेटे पे पैसे लगाते हैं, इसको अनएजुकेटेड, ये अनएजुकेटेड रहती है बेचारी। तो ये हमने ये पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से हमने कोशिश करनी है कि जेंडर इक्वालिटी क्या मिथ है। तो आप इससे आप देखें, आप इससे या तो एग्री कर लें या डिसएग्री कर लें। हाँ जी, जिसका नॉलेज आपको ज्यादा है, मतलब जिसके आपको आपने अगर फील किया है कि बहुत ज्यादा जेंडर बायस होता है, बहुत ज्यादा इन यानी इक्वालिटी नहीं इनइक्वालिटी है, आप इनइक्वालिटी आप इसको टॉपिक बना लें और फिर उसको आप देख लें, डिस्कस कर लें। लेकिन ये थोड़ा सा मैंने आपको, आपने कोई एक भी डिस्कस कर लिया तो आंसर आप कर लेंगी, ठीक है। आगे ये प्रेसिज राइटिंग है, तो प्रेसिज राइटिंग मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताता हूँ। ये हमने ये पूरा हमारा आएगा, ये एक हमारा पेपर हो गया, वो हमने डिस्कस कर लिया है। दूसरा है ये मैक्सिमम मार्क्स जो हैं। से रिलेटेड कि मैं ना कुछ सर्च करके लिखूंगी डेमोक्रेसी से रिलेटेड। आप एक टॉपिक लें, मैं एक मेरी बात सुनिए, आपको मैं एक टॉपिक देता हूँ। आप ऐसा करें कि आजकल जिस पे हम रिसर्च करते हैं ना वो मैं आपको देता हूँ, आप पहले स्टडी करें साइकोलॉजी से रिलेटेड, हम कुछ वर्क करते हैं, ठीक है, माइंड से रिलेटेड। फिर हम इसका अच्छी तरह नॉलेज हासिल करते हैं कि माइंड के अंदर, जैसे उसने कहा ना कि हम सबसे ज्यादा हम अपने आप के दुश्मन हैं, मतलब हमें चलाता कौन है, हमारा बॉडी। अगर आप अपने बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा जिसकी अहमियत, जिस चीज को अहमियत हासिल है वो है दिमाग है, पूरे यानी इस बॉडी के अंदर दिमाग हमारे पूरे बॉडी को मॉनिटर करता है। मतलब आप हाथ भी हिलाती हैं ना तो ये माइंड की वजह से हिलाती हैं। तो इसकी बहुत कॉम्प्लेक्स स्टडी है, हम इसको स्टडी करते हैं, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ जाएगा तो हम इसके अंदर ये इसका नॉलेज डालेंगे। हम यहाँ से शुरू होते हैं साइकोलॉजी से। आपको मैं कुछ न्यूरोलॉजी से रिलेटेड, साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ चीज़ें सेंड करूँगा, आर्टिकल कुछ, वो आप पढ़ें, तो कुछ खुद भी तलाश करें उससे रिलेटेड कि ये साइकोलॉजी क्या है, न्यूरोलॉजी क्या है, कैसे हमारा माइंड जो है वो कैसे प्ले करता है हमारे साथ, कैसे गेम करता है कि हम जो करना चाह रहे होते हैं वो नहीं करते, किस तरह से हम अपने ही दुश्मन बन जाते हैं।
तो पहले हम इस टॉपिक को छेड़ते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसके बाद लैंग्वेज का ले लेंगे, उसके बाद हम डेमोक्रेसी का ले लेंगे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ले लेंगे, एनर्जी क्राइसिस का ले लेंगे, पाकिस्तान के रिलेशन जो डिफरेंट कंट्रीज के साथ हैं वो क्या है उनको ले लेंगे। सो विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज थिंग। तो ये कंपलसरी सब्जेक्ट जो बड़े सब्जेक्ट हैं ना, ऐसे और ये प्रेसेस, ये ग्रामर, ये आपका ग्रामर का, ये जो अभी मैं आपको करवाने लगा हूँ पेपर, ये समझ ले पूरा ग्रामर ही है। ये क्या है? पूरा ग्रामर का पेपर है। इसमें आपको प्रेस, ये देखें ना, प्रेसेस एंड कंपोजिशन, कंपोजिशन में क्या आता है, पूरी ग्रामर होगी। ठीक है, ये आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, और ये 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। नजर आ रहा है? नहीं आ रहा होगा। क्या भाई? अब आप ये सेंड कर दीजिएगा इस तरह से, तो इसमें कुछ भी नहीं नजर आ रहा। अच्छा ठीक है, नहीं जो मैं लिख रहा हूँ ऊपर ये नजर आ रहा है। ये जो आप लिख रहे हैं, जब आप लिखते हैं तब मैं उसको नोट कर रही हूँ। अच्छा, ये आपका 80 मार्क्स का, यानी इसका सब्जेक्टिव है, मैं लिख देता हूँ प्रेसेस। और इस पेपर का नाम है, पहला जो पेपर हमने किया है वो ऐसे राइटिंग है। ठीक है, उसमें मैंने आपको बताया कि ऐसे दिए गए होंगे, आपके पास ऑप्शन होगी, आप जो सा मर्जी टॉपिक लिख लें, और उस ऐसे में उसमें आपने एक ऐसे करना है, सिर्फ कितना, एक ऐसे लिखना है। लेकिन वो ऐसे कि जो जो उसके अल्फाज हैं वो 2500 से लेके 3000 तक होंगे। अच्छा खासा लेंथ बनती है, यानी वो एक ही आपका 100 नंबर का वो पेपर है। कितने मार्क्स का? 100 नंबर का। फिर आ जाएं प्रेसिज राइटिंग पे। जो प्रेसिज राइटिंग है, प्रेसिज एंड कंपोजिशन है, इसमें ग्रामर होगी और एक प्रेसी राइटिंग होगी। ये आपका 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है और 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है। ठीक है, और तकरीबन जितने भी आपके पेपर हैं वो सारे इसी स्ट्रक्चर पे होंगे, इसी पे। ये प्रेसी आपके सामने एक प्रेसी दी गई है, इसको मैंने यानी यहाँ पे किया हुआ सॉल्व, मैं आपको उधर से करवा देता हूँ। बाकी इस पे इतना टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। ये कॉम्प्रीहेंशन अगर आपने किया हो, इस कॉम्प्रीहेंशन के अंदर ही आपके क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। इसको सॉल्व करने का तरीकाकार ये है कि आप इसको पहले तो पढ़ें कि ये पास्ट में है या प्रेजेंट में है, यानी ये इसके टेंस देखें, यहाँ से पता चल जाएगा आपको। द न्यू ईयर्स इन द टाइम ऑफ रेजोल्यूशंस, mentally at least most of us could compile formidable list of do's and don'ts. The same old favorite recur years in the years out with the children's, do a thousands and one jobs about the house, be nice to the people we do not like, drive carefully and take the dogs for a walks every day. Past experience has taught us the certain accomplishments are beyond attainment. अच्छा, यहां तक आपको क्या पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट में है या पास्ट में है, किस टेंस में लिखा गया है? यहां मैंने इतना पढ़ा, जस्ट मुझे पता चल गया किस टेंस में है। ये प्रेजेंट है, पास्ट है, और यानी मैंने जो इससे अंदाजा लगाया है ये है प्रेजेंट टेंस में। किस टेंस में? जिस टेंस में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, यानी पैराग्राफ होता है, आपने जवाब उसका आंसर भी उसी में ही देना है। पहला तो इसका असूल है कॉम्प्रीहेंशन का कि आपसे सवाल इसके अंदर से पूछे जाएंगे, जिसमें वो सवाल पूछेगा उसी में हमने जवाब देना है। Why most of us fails in our effort for the self improvement? ठीक है, देखें, why most of us in our efforts self improvement. नीचे देखें, what is it a basic mistakes to announce our resolutions on every day. अब ये देखें, ये जो इज आया हुआ है यहाँ पे, तो इज किसको ज़ाहिर करता है? प्रेजेंट को। ठीक है, तो जिसमें वो सवाल पूछेगा हमने उसमें ही उसका जवाब देना है। पहली तो
बात ये है। तो ये 20 मार्क्स का है आपका, ये देखें, ये साथ 20 मार्क्स लिखे हुए हैं। प्रेसी जो पीछे मैंने आपको बताई, ये देखें, ये लिखे 20 मार्क्स उसके हैं, 20 इसके हैं, ठीक है। ये भी आपका 80 मार्क्स का सब्जेक्टिव है जो हमने करना है। अब देखें एक और क्वेश्चन है इसी पेपर के अंदर, जो आपका ग्रामर का पेपर है, इसको ओवरऑल कहा जाता है प्रेसी एंड कंपोजिशन। नोट कर लें, पहला पेपर मैंने आपको बताया ऐसे, सिर्फ आपने एक ऐसे लिखना है, 2500 से 3000 वर्ड्स लिखने हैं आपने। उसमें आपके पास टॉपिक्स होंगे, हमने टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। नॉलेज चाहिए, रेट्रिक चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, कॉन्सेप्ट चाहिए, लॉजिकल आइडियाज चाहिए, इंट्रोडक्शन बड़ा ठोस हो, बॉडी हो, बॉडी के अंदर पैराग्राफ्स बनाए जाएंगे, इन कंक्लूजन बड़ा कोहेरेंट बनाया जाएगा, कोहेरेंस और कोहेजन जो है उनको मेंटेन किया जाएगा, एग्जाम्पल दी जाएंगी, मैक्सिम्स डाली जाएंगी, उसके अंदर कोटेशन डाली जाएंगी, स्कॉलर्स को बताया जाएगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन ठोस बनाई जाएगी हमारे टॉपिक्स की। उसके लिए मुझे आप कहें तो मैं आपको ऐसे भी लिख के दे दूंगा, लेकिन उन ऐसे से आपको फायदा नहीं होगा जितना आप खुद लिखेंगे। तो आपने उसको रीड करके खुद लिखना है, मैं उसकी मिस्टेक्स निकालूंगा। इंग्लिश प्रेसेस एंड कॉम्पोजिशन, इंग्लिश प्रेसेस एंड कॉम्पोजिशन। अब देखिए ये हमारा पेपर है बेसिकली। अब इसके अंदर, इस पेपर के अंदर मैंने दो क्वेश्चन आपको बताए। एक मैंने क्वेश्चन आपको प्रेसिस बताया, प्रेसी आपका 20 मार्क्स का है। फिर मैंने आगे क्या बताया, कॉम्प्रीहेंशन, वो कितने मार्क्स है, वो भी 20 का। 40 नंबर तो ये हो गए, मतलब 40 नंबर ये हो गए, और आगे 40 और बनेंगे, ये फिर हमारा सब्जेक्टिव 18 नंबर का पूरा हो जाएगा। 5 नंबर के उसने कहा कि करेक्ट द 5 ऑफ द फॉलोइंग। ये 5 जो हैं ये, अब यहाँ पे आपको करेक्शन करने के लिए भी ग्रामर आनी चाहिए। इसका मतलब है ग्रामर की बुक आपको लगवाऊं, ऐसे तो आपको ये चीजें समझ नहीं आएंगी। मैंने आपको एक ग्रामर की बुक लगवाई है, शायद आपको पता हो या ना हो, हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन है आपके पास? हाँ, विर्न और मार्टन, ठीक है जी। हाई स्कूल ग्रामर एंड कंपोजिशन बड़ी बेस्ट बुक है, आपसे पढ़ी नहीं जाएगी अकेली से, मैं आपको वो पढ़ाऊंगा, उसके टॉपिक कुछ मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना। we were staying at ये देखें, at my sister's Cape Scout vacations homes. She recommended me that I take a few days off from works. I tried to explain him the problem, but he had difficult understanding me. देखें ये बड़े awkward से लिखे हुए हैं, आगे पीछे किए हुए हैं, हमने इनको करेक्ट करना है। I will do the grocery shopping for your grandma, Lucy said. We took a tent. अच्छा, फिर उसने एक और बड़ा जबरदस्त चीज आपको दी हुई है। वो क्या करता है कि डायरेक्ट में एक सेंटेंस, पूरा पैराग्राफ लिख देता है। वो कहता है कि इसको इनडायरेक्ट में करो, उसमें वो आपकी चेक करता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आते हैं या नहीं। अच्छा, फिर वो पंक्चुएशन दे देता है 5 नंबर के। ये देखें, 5 नंबर का उसने ये दे दिया, 5 नंबर के उसने पंक्चुएशन दे दी। अब वो एक डायरेक्ट में पूरा एक पैराग्राफ लिख देगा डायरेक्ट स्पीच में, तो वो आपसे क्या कहेगा कि इसको इनडायरेक्ट में करो। जिसको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं आते होंगे वो नहीं कर सकेगा। आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आते हैं? चलें, he said to me, I am going to college. इसको करें जरा, ये तो एक आम सा फिक्रा है, ये कैसे करेंगे इसको? He said, नहीं, he said to me, I am going to college. He, अब ये देखें, he told me, ठीक है। अगर अंदर वाले रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन हो तो वो किसके मुताबिक चेंज होता है, बाहर वाले ऑब्जेक्ट के मुताबिक या सब्जेक्ट के मुताबिक? सब्जेक्ट के मुताबिक। करें चेंज, क्या आएगा यहाँ पे? He is going to college. तो ये किसके मुताबिक गया? इसके मुताबिक। ही इज गोइंग टू कॉलेज नहीं जी, पीछे पास्ट है, सेड है, तो ये क्या बन जाएगा?
यस, ही वाज गोइंग टू कॉलेज। तो इसमें कुछ ट्रिक्स होते हैं, वो आपको मैं बताऊंगा कि अगर अंदर वाले हिस्से में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हो तो वो किसके मुताबिक जाता है, सब्जेक्ट के मुताबिक। अगर यू योर यू हो सेकंड पर्सन जिसे कहते हैं प्रोनाउन, तो ये किसके मुताबिक जाता है, ऑब्जेक्ट के मुताबिक। और अगर इस यहाँ पे थर्ड पर्सन हो, ही हिज हिम या दे देयर देम या वन 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 और इट इट्स इट, इस तरह की कोई थर्ड पर्सन हो तो वो नो चेंज। ये सारी चीज़ें मैं आपको इंशाल्लाह ये करवाऊंगा, तो ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। ये मैंने सॉल्व किया हुआ है, मैं आपको ये सेंड करूंगा। अच्छा, ये ट्रांसलेशन है। आम लोगों का ख्याल है कि मुल्क के कानून और फ़र्द की आज़ादी एक दूसरे की ज़िद होती है। बज़ाहिर ये बात गलत मालूम नहीं होती। हर कानून शहरियों पर कोई ना कोई पाबंदी आयद करता है। अगर मुल्क में कवानीन, आपने देखना है कि ये किस में, पहली तो बात है कि आप टेंस फाइंड करेंगे, ये टेंस कौन सा है, करता है। अगर मुल्क में कवानीन की तादाद ज़्यादा हो तो मजमूई पाबंदियाँ भी ज़्यादा होती हैं। ज़्यादा पाबंदियों से फ़र्द की आज़ादी के बोझ तले दब कर रह जाती है। यानी फ़र्द की आज़ादी ज़्यादा पाबंदियों से, अब देखें कि बहुत सारे कंट्रीज़ जो हैं उनकी कुछ अपनी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो शहरी जो हैं उसको लाइक नहीं करते। इसके बरक्स कवानीन की तादाद कम हो तो शहरियों की आज़ादी का दायरा वसी होता है। ठीक है, अब ये कौन सा टेंस आपको लग रहा है? पहले तो टेंस फाइंड करें, टेंस के बाद देखें ये फिर आगे कौन सा टेंस है। मतलब पहले तो टेंस फाइंड करें। टेंस का मतलब ये होता है कि ये पास्ट है, प्रेजेंट है, कौन सा टेंस आपको लग रहा है, ये फ्यूचर है? मेरा अंदाजा ये है कि ये प्रेजेंट है, और प्रेजेंट के अंदर भी ये प्रेजेंट डेफिनेट ज्यादा यूज हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। ये तो हो गया। अगर ये आपको टेंस आते हैं जो 10 नंबर मुफ्त के हैं, ठीक है, इसमें आप परेशान ना हो, ये मुफ्त के नंबर है। Explain the difference, the following pairs by using each words in your own sentence and any 5. एक है हमारे पास एडवर्स है और एक अवर्स है, आल टूगेदर है और आल टूगेदर, अल्यूड और अल्यूड है, ब्रेज और ब्रेज है, कर्ब और कर्ब है, और इसके बाद फेज और फेज है, मे बी और मे बी है, मोट और मोट है। और ये सारे, ये मेरे पास सारे पड़े हुए हैं, मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा, अब देख लीजिएगा। उसके बाद यूज एनी 5 ऑफ द फॉलोइंग इन सेंटेंस विच इलिस्ट्रेट देयर मीनिंग, स्मैश हिट, मर्फीज लॉज, प्लेस इन द सन्स एंड वुडन स्पून्स एंड गो बनानास एंड ऑल दिस। ये सारे मेरे पास हैं, मैंने सॉल्व, मेरे पास पेपर है, वो मैं आपको दूंगा। थोड़ा सा मैं इधर से बता भी देता हूँ, इसको देख लें। ये देखें, ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर जब भी जो हमने ऐसे किया है, ये 2016 का ना पूरा पेपर सॉल्व किया हुआ है मैंने, तो इसको देख लें। ये जेंडर इक्वालिटी के ऊपर देखें, व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी, ओरिजिन्स ऑफ द टर्म्स, हिस्ट्री, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू, ये सारा हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सपोर्टर व्यूज, यानी जेंडर इक्वालिटी के ऊपर मैंने अभी आपको बताया कि पाकिस्तान के अंदर वैसे भी जेंडर इक्वालिटी का मसला है, यानी फीमेल वो पोजीशन, जैसे भी आप कहते रहें, फीमेल वो चीज़ें एंजॉय नहीं करती जो मेल एंजॉय करता है, ऐसे ही है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये देखें, इसमें ये इंट्रोडक्शन जब हम बनाएंगे उसका, तो उसमें व्हाट इज जेंडर इक्वालिटी होता क्या है, कि जो चीज़ मेल एंजॉय करे वही फीमेल। तो आप एजुकेशन में आ जाएं, आप घर के राइट्स में आ जाएं, औरत भी जो है वो भी थकी हुई आती है, मेल भी थका हुआ था, वो कहता खाना बनाओ। बहन भी पढ़ के आई, भाई भी पढ़ के आया, तो भाई क्या कहेगा, मुझे खाना बना के दे, ऐसे है। ओरिजिन ऑफ द टर्म, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कहाँ से आया है, वर्ड किसकी ओरिजिन कहाँ हुई है। हिस्ट्री फ्रॉम द वेस्टर्न पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या है, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, दोनों से आप जैसे देखें। फीमेल की आज़ादी का जो कॉन्सेप्ट है
वो एक वेस्टर्न क्या देता है और इस्लाम क्या देता है, दोनों के अलग-अलग व्यूज हैं। आप फीमेल को आज़ादी तो दे दी है, आप एज लॉन्ग एज लिबर्टी आपकी चैलेंज नहीं होती, आप जो मर्जी करें। अगर आप कंट्रोलिंग नहीं करते, देखें अगर आप चीजों पे कंट्रोल नहीं करते तो वो तब भी बहुत खतरनाक हो जाती है। अब सबसे अगर रेप केस को स्टडी किया जाए तो अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा फीमेल का रेप होता है। फीमेल को वो जैसे एक टिश्यू यूज करते हैं, उससे ज्यादा उसकी वक़्त नहीं है वहां पे। आजादी तो दे दी आप लोगों ने, मिनी ड्रेस कर दिया, शॉर्ट ड्रेस कर दिया, आपने आज़ादी दे दी, फीमेल बाहर फिर रही हैं, एंजॉय करती हैं, लेकिन उसके उसके इम्प्लीकेशंस क्या हैं, उसके असरात क्या क्या हो रहे हैं सोसाइटी के ऊपर। फीमेल का रेप हो रहा है, फीमेल के साथ मतलब उससे भी ज्यादा वो भी काम पे जाती है, मेल भी काम पे जाता है, दोनों आज़ाद तो हैं, लेकिन साथ साथ कुछ मसाइल बन गए कि उन्होंने फिर फीमेल को क्या बना लिया है, उन्होंने टूल बना लिया है। हर जगह फीमेल की नुमाइश होती है, फीमेल को हर जगह यूज किया जाता है। तो इस्लाम जो है वो क्या करता है, फीमेल को क्या करता है कि आ एक मोमन मर्द और मोमन औरत क्या करे, अपनी गेज की हिफाजत करे, अपनी पाक दामनी की हिफाजत करे, नजरों की हिफाजत करे। इस्लाम जो है वो औरत को माँ बनाता है, बहन बनाता है, बहू बनाता है, उसके इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी वाल होती है, कोई उसके उस तक रसाई हासिल नहीं कर सकता। इस्लाम अपना एक नुक्ता नजर देता है, बड़ा ठोस और बड़ा एक सॉलिड किस्म के पॉइंट के साथ उसको उसको इज्जत देता है। जबकि वो वेस्टर्न जो है वो तो उसे टूल यूज करते हैं। यहाँ पे औरत जो है इस्लाम में माँ है, बहन है, बीवी है, उसको एक रिश्ते के साथ बांधा हुआ है और वो गार्ड और दीवार की तरह हिफाजत करते हैं उसकी। जबकि वहां पे ऐसे नहीं है, जो फीमेल है वो सिस्टर है किसी की तो वो किसी के साथ फिर रही है, भाई किसी के साथ फिर रहा है, हस्बैंड किसी के साथ फिर रहा है, वाइफ किसी के साथ बॉयफ्रेंड के साथ फिर रही। तो उससे बहुत सारी जो है वो फैमिली प्रॉब्लम और वो सोशल प्रॉब्लम और इस तरह की प्रॉब्लम्स आ गई हैं। तो जबकि इस्लाम जो है वो हमें उसका एक अपना तरीक़ेकार है, वो औरत को वो हिजाब में कहता है कि होनी चाहिए, औरत को पर्दा करना चाहिए, अपने रिश्तों के साथ रहना चाहिए और उसके लिए उसको हुक्म दिया मर्द को कि वो कमा के लाए, उसे पैसे दे, उसका हक दे। अगर और मर्द का यानी एक हिस्सा है तो उसका 1/2 है, यानी कि मर्द को 2 चीज़ें मिलेंगी तो उसे 1 मिलेगी। तो उसका उसका भी हिस्सा रखा गया है। और सपोर्टर ऑफ यू द हिलरी क्लिंटन जो है वो बड़ी, मलाला यूसुफ और इस तरह की जो रीसेंट एनजीओज वगैरह के पॉइंट ऑफ व्यू हैं, ये सारे डिस्कस करने पड़ेंगे यहाँ पे। इंटरनेशनल सपोर्ट भी इनको मिलती है। आप देखें ये जितनी भी जो माफिया है जो वहाँ से ट्रेनिंग लेकर आती हैं यहाँ पे, वो फिर मेरा जिस्म मेरी मर्जी वाला जो सारा स्लोगन है वो इनकी तरफ से यूएन जो है, यूएन की कॉन्फ्रेंस भी होती है इसमें, 1995 में हुई है, 1985 में हुई है, 1980 में हुई है, 1970 में, और सो फॉर एंड सो फॉर आपको सारी डिस्कस करनी पड़ेगी। एरिया इन विच वुमेन्स पार्टिसिपेट, अब औरतें जो है कहाँ कहाँ जी पार्टिसिपेट करते हैं, ये सारे पॉइंट्स हैं। कहाँ कहाँ एजुकेशन में करती हैं, सपोर्ट में कर रही हैं, पॉलिटिक्स में कर रही हैं, मीडिया में कर रही हैं। रिमेंबर सारे पॉइंट्स जो हैं और फीमेल के साथ प्रॉब्लम कहाँ कहाँ पे है जी। अब यहाँ पे हमें केस स्टडी बतानी पड़ेगी सारी, जैनब केस जो है कि पाकिस्तान के अंदर फीमेल की क्या पोजीशन है। रे ऑल अक्रॉस द इंडिया एंड पाकिस्तान केस स्टडी आप करें, वहां पे फीमेल को क्या, इंडिया और पाकिस्तान के हालात एक जैसे ही हैं। अब जैनब केस जो है उसमें क्या हुआ था, पूरी केस स्टडी आप यहाँ पे उसे पढ़ें, उसको सारा नेट पे आपको पता होना चाहिए कि वो सारा केस बना कैसे था, वो शख्स कौन था जिसने उसका रेप किया था, उसकी डेथ हुई थी उस बच्ची की, उसके बाद क्या हुआ ह्यू एंड क्राई, उसके बाद रिजल्ट, उसके बाद क्या इम्प्लीकेशंस आए, क्या रिजल्ट आए, वो सारे आपको पता होना चाहिए। जैनब केस, ठीक है, रेप क्यों हो रहा है बच्चों का, क्या प्रॉब्लम है, ये सारे फीमेल का स्पेशली, ये सारी ऑनर किलिंग्स हमारे, और जीरो जॉब अपॉर्चुनिटी, ठीक है जी, सफरिंग क्या है फीमेल की, हिजाब, सो दीज आर ऑल